नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड 1 पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड बायोलॉजी, जीएससी बायोलॉजी और सीपीएमटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आज जो भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वो सभी प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जामिनेशन में ज़रूर आ चुके हैं और आपको पता होगा कि जिस तरीके से आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप बैठ करके सारे सिलेबस को कंप्लीट करें। तो बेटर वे इज़, अब आपको क्या करना है, आपको वो सारे क्वेश्चंस को रिपीट करना है, उन एमसीक्यूज़ को रिवाइज करना है। हालांकि देखिए, आपने जब वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं एक बारी तो आपको जस्ट रिवाइज करना है, ठीक है। तो आप जस्ट रिवाइज कीजिए और बिल्कुल स्मार्ट स्टडी कीजिए। दैट मीन्स कि आपको सिर्फ एमसीक्यू लगाने हैं और ये वही एमसीक्यू हैं जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अदर एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। जैसे कि आपको कौन से एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करनी है, आपको आर्मी स्कूल के टीजीटी की, केवीएस के टीजीटी की, यानी ऐसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी केवीएस में आ चुके हैं, एनवीएस में आ चुके हैं, DSSB में आ चुके हैं, ठीक है। इसके साथ ही राजस्थान में आ चुके हैं, यूपीपीसीएस प्री में आ चुके हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग स्टेट्स में आ चुके हैं टीजीटी एग्जाम्स के लिए, तो वो एरिया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की सीरीज़ में हम वही सारे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आज की सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्जामिनेशंस में। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। लेकिन सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आप हमारे टेलीग्राम परिवार का एक सदस्य बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, आज की सीरीज़ क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्टेड कंटेंट आप सभी के लिए। आज हम बात करने वाले हैं फैमिली क्रूसीफेरी यानी कि ब्रेसिकेसी के बारे में, जो कि मस्टर्ड फैमिली के नाम से कॉमनली जानी जाती है। तो आज की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे सबसे पहले क्रूसीफेरी फैमिली की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्रूसीफेरी फैमिली एक कॉस्मोपॉलिटन फैमिली है, यानी कि ये हर जगह ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगी, फ्रॉम टेम्परेट टू कोल्ड जोन्स हर जगह आपको मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इस फैमिली के अंदर वो सारे इंडियन प्लांट्स आते हैं बेसिकली, जो कि एडिबल पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज़ मस्टर्ड जिसे आप सरसों के पौधे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा आपका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जिसे आप सैलड की तरह यूज़ करते हैं, दैट इज़ रेडिश यानी कि मूली, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट कॉमन एग्जाम्पल है और वही स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि जैसे जो हमने पहले फॉलो करी थी कि आपको अपने मन में दो इमेजेस बैठा लेनी है कि हाँ, ये दो फेमस प्लांट्स हैं इस फैमिली को जो बिलोंग करते हैं, और हमें उसी प्लांट्स को नज़र में रखकर इस पूरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर को पढ़ना होगा। तभी आपको ये सारी चीज़ें याद हो पाएंगी बहुत ही ईजीली। और अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि हाँ, इसमें ये एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन है, तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील होगी। तो यू हैव टू फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी जो हमने आपको बताया था, इससे आपको ज़्यादा आसानी होगी। वैसे ऑल एवरीथिंग इज़ अप टू यू कि आपको किस तरीके से मैनेज करके चलना है, ठीक है। तो फिलहाल हम अपने दो एग्जाम्पल्स को लेकर के चल रहे हैं। पहला है मस्टर्ड और दूसरा है आपका रेडिश, ठीक है। और तीसरी चीज़ आइबेरिस हमारा, जिसे कैंडी टफ्ट भी कहा जाता है। तो ज़्यादातर आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन हाँ, सरसों का पौधा ऐसा है, सरसों का पौधा आपको लगभग हर ही जगह नज़र आता है, ठीक है। और रेडिश भी। चलिए, ये तो हमने बात की। अब देखिए, ये जो आपकी फैमिली है ब्रेसिकेसी, ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट ये आपको कुछ टर्म्स आपको नज़र आएंगे। फैनरोगैम्स क्या होते हैं, डाइकोटिलेडन्स क्या होते हैं, पॉलीपेटाली, थैलमीफ्लोरेपेटेरेस और ब्रेसिकेसी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या है आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, चीफ वेजिटेटिव फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, वेजिटेटिव फीचर्स की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे हैबिटेट से लेकर के मॉर्फोलॉजी तक हर चीज़ ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखिए, प्लांट्स मोस्टली कैसे होते हैं, एनुअल होते हैं और पेरिनियल होते हैं। एनुअल और पेरिनियल दोनों टर्म्स एक ही हैं, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। एनुअल और पेरिनियल का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट जो कि एक साल के अंदर अंदर अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कवर कर लेते हैं और एक साल के अंदर अंदर पूरे मैच्योर हो जाते हैं फुल्ली। जैसे कि आपका ब्रेसिकेसी का पौधा है, ठीक है, रेडिश का पौधा है, तो इसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लगाया जाता है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में से काट भी लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका एनुअल हुआ और बेसिकली एक साल के अंदर अंदर इनकी पूरी लाइफ खत्म हो जानी है, यानी कि डेवलपमेंट टू रिप्रोडक्शन टू सीड बेयरिंग, ये सारी चीज़ें आपको एक साल के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इन प्लांट्स के अंदर से एक पंजेंट वाटर
वाटरी जूस है वो निकलता है। ये कब? जब आप उसमें से जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मूली का पौधा अगर आप देखें तो मूली में से आपको जब आप निचोड़ेंगे उसको कद्दूकस करके, तो उसको जब कस के आप प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से जूस निकलता है, ठीक है, पंजेंट वाटरी जूस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है इन सभी फैमिली मेम्बर्स का, ठीक है। दूसरा आपका देखिए शलगम है, ठीक है। तो ये भी आपको उससे भी है, जब आप क्रश करेंगे और क्रश करके दबाएंगे तो उसमें से भी एक पंजेंट वाटरी फ्लूइड निकलता है, ठीक है। उसे छोड़ दीजिए, आप अपने ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस पे आइए, ठीक है। तो उसके भी स्टेम को अगर आप कस के दबा करके जूस निकालते हैं तो वही पंजेंट वाटरी जूस जो है वो निकलता है। मतलब ये जो एक नोटिसेबल कॉमन फीचर है जो सभी प्लांट्स के अंदर नजर आएगा, ठीक है। दूसरा देखिए टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम जो कि फ्लैशी यहाँ पे होता है। रूट जो होती है, देखिए दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रूट का फंक्शन क्या होता है? रूट का फंक्शन अगर देखिए रूट पतली है, टैप एडवेंटिशियस रूट फॉलो हो रहा है इस सिस्टम के अंदर, और रूट में अगर स्वेलिंग नहीं पाई जा रही है तो रूट क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है प्लांट को कस के ज़मीन में अपराइट खड़े रखने का जो फंक्शन होता है वो रूट का ही होता है, ठीक है। सॉइल होल्डिंग का भी जो फंक्शन है वो रूट का होता है। लेकिन अगर रूट में स्वेलिंग नज़र आती है और रूट्स अगर ज़मीन के नीचे का जो पार्ट है, इनकी जो रूट है थोड़ी स्वेलिंग के साथ में फूला हुआ बल्ज शेप का होता है, तो ये आपका क्या होता है? स्टोरेज पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपका गाजर है, मूली है, ठीक है। इनकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी फूली हुई होती हैं, तो इनका फंक्शन क्या होता है? फूड को स्टोर करके रखना, ठीक है। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट फीचर हुआ। लास्ट देखिए प्रेजेंस ऑफ ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड, यानी कि इन सभी प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं, जो सीड होती हैं, इनके अंदर ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनके अंदर माइरोसिन नाम का जो एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है। तो इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकल फीचर होता है इस फैमिली का, ठीक है। क्या? कि इनके अंदर ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड होता है। दूसरी चीज़ उन ग्लैंड्स के अंदर माइरोसिन जो होता है एंजाइम, ये प्रेजेंट होता है, ठीक। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए तो यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस जो होता है साइमोस टाइप होता है या फिर कॉरिम होता है, ठीक है। कॉरिम क्या होता है? इस टाइप का, देखिए, ठीक है। तो ये आपका क्या क्या है? कॉरिम, ठीक है। तो गाइस देखिए साइमोस क्या होता है, रेसिमोस क्या होता है, ठीक है। ये हम सारे ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लगातार तब से वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे है फ्लावर की हम बात करें तो फ्लावर यहाँ पे जनरली कैसे होते हैं? ई ब्रैक्टिएट होते हैं। ई ब्रैक्टिएट मतलब कि ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होता। पैडिसिलेट होते हैं, यानी फ्लावर के नीचे जो डंठल है जिससे फ्लावर अटैच्ड होता है तो वो प्रेजेंट होता है। फ्लावर्स आर बेसिकली बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल मतलब होता है कि जो प्लांट बॉडी है इसके अंदर मेल गैमेट भी प्रेजेंट होता है ऑन द सेम फ्लावर और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होता है। तो दीज आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, और इसके लिए एक और साइंटिफिक टर्म यूज होता है, दैट इज हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो फ्लावर जो होता है यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कि फ्लावर्स को अगर आप दो से ज़्यादा प्लेन्स में कट करते हैं तो दो इक्वल हेल्थ में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है? एक्टिनोमॉर्फिक। और अगर जाइगोमॉर्फिक की स्ट्रक्चर देखें तो जाइगोमॉर्फिक मतलब कि एक फ्लावर को अगर आप किसी भी सिर्फ एक प्लेन से अगर कट करते हैं तो ये दो, एक और बी, ठीक है, ये ए और बी जो दोनों सेक्शंस होते हैं दैट आर कम्प्लीटली इक्वल। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ सीखी, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए, अगर आप ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस की बात करें तो आपका क्या होगा? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। लेकिन जाइगोमॉर्फिक एग्जाम्पल देखिए मस्टर्ड फैमिली में, तो आइबेरिस अमारा जो है वो आपका एग्जाम्पल होगा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का, ठीक है। और साइंस है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको कि साइंस जो होता है एक्सेप्शन से भरा हुआ सब्जेक्ट है, तो हर जगह आप देखेंगे तो एक्सेप्शन आपको नजर आएगा। बेसिकली इसके सारे जो फ्लावर्स होते हैं दैट आर एक्टिनोमॉर्फिक, लेकिन यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक भी फ्लावर जो होता है वो नज़र आता है, जो कि रेयरली होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? आइबेरिस अमारा। नेक्स्ट जो देखिए, नेक्स्ट है आपका हाइपोगाइनस फ्लावर नज़र आता है। हाइपोगाइनस क्या होता है? ऑलरेडी हमने विद द हेल्प ऑफ इमेज आपको क्लियरली बताया हुआ है। टेट्रामेरस होता है। टेट्रामेरस मतलब ये जो टर्म्स यहाँ पे देख रहे हैं आप, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ट्राईमेरस, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये जो टर्म आप देख रहे हैं टेट्रामेरस, टेट्रा मतलब होता है 4, ठीक है, ट्राई मतलब होता है 3, पेंटा मतलब होता है 5। तो किसी भी फ्लावर के अंदर जितने नंबर ऑफ पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा पेटल, सेपल नहीं, पेटल्स की हम बात कर रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ पेटल्स प्रेजेंट होते हैं इसी कंडीशन को हम
ये जो टर्म है यूज़ करते हैं। अगर 4 पेटल्स प्रेजेंट है तो आप कहेंगे टेट्रामेरस, 3 है तो ट्राईमेरस, 5 है तो पेंटामेरस, 6 है तो हेक्सामेरस। यानी जितने नंबर ऑफ पेटल्स प्रेजेंट होते हैं इन्हीं के लिए ये टर्म जो होता है ये यूज़ होता है। यानी कि यहाँ मस्टर्ड फैमिली के अंदर जो पेटल्स होते हैं फ्लावर्स में दैट आर 4 इन नंबर, इसीलिए इन्हें टेट्रामेरस के नाम से जानते हैं। अगला देखिए कैलिक्स की बात करी जाए तो कैलिक्स जो है आपकी, कैलिक्स यहाँ पे आपकी 4 इन नंबर देखे जाते हैं। कैलिक्स मतलब क्या होता है, ग्रीन पार्ट आपका, ठीक है, ग्रीन। तो ग्रीन पार्ट जो होता है जो कि कली को कवर करके रखता है, फ्लावर को कवर करके रखता है। जब फ्लावर मैच्योर्ड हो जाते हैं तो ये बाहर की तरफ बर्स्ट आउट होता है, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेकेज हो जाता है इसके अंदर। और यहाँ पे देखिए सेपल कितने हैं, 4, ठीक है, 4 मतलब कि 2+2 के फॉर्म में आपको नज़र आएगा, ठीक है। 2 वॉल जो होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं और जो 2 जो होते हैं वो बिल्कुल एक तरह होते हैं। तो आउटर जो सेपल्स होते हैं उन्हें एंटीरियो पोस्टर कहा जाता है, ठीक है। और कई प्रकार के यहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप के जो कैलिक्स हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें पॉलीसेपेलस कहा जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स था आप सभी के लिए। दूसरा देखिए करोला, करोला यानी कि पेटल्स। तो पेटल्स यहाँ पे 4 होते हैं और कई बार पॉलीपेटल्स कंडीशन भी देखी गई है, ठीक है, जिसे क्रूसीफॉर्म कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस शेप्ड मैनर में जो होता है ये प्रेजेंट होते हैं। तो पेटल्स आर बेसिकली क्लॉड, ठीक है, क्लॉड मतलब पंजा। तो कई बार पेटल्स यहाँ पे ऐसे नज़र आएंगे आपको स्टेमेंस के साथ में रिप्लेस किए हुए, ठीक है, जैसे कि सिप्सेला बर्सा पोस्टोरस जो होता है इसके अंदर आपको नज़र आएगा जो स्टेमेंस है वो रिप्लेस किए जाते हैं पेटल्स के द्वारा। यानी कि नेचर ने उनको इस तरीके से डेवलप किया है कि पेटल्स की जगह पे स्टेमेंस ने ले ली है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। चलिए अगला देखा जाए। चलिए अब एंड्रोशियम की बात करते हैं। तो एंड्रोशियम यहाँ पे 6 इन नंबर्स नज़र आएंगे, यानी कि स्टेमेन, एंड्रोशियम मतलब स्टेमेन, ठीक है। तो स्टेमेन जो है यहाँ पे 6 इन नंबर नज़र आते हैं और 4 से ज़्यादा होते हैं, इसलिए इन्हें पॉलीएंड्रस कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ की टेट्रा डायनेमस कंडीशन में पाए जाते हैं। इसका मतलब कि 4+2 के फॉर्म में नज़र आते हैं। 4+2 के फॉर्म में मतलब कि 4 जो स्टेमेन होते हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इस इमेज में, तो 4 जो होते हैं वो एक साइज़ के होते हैं और 2 जो होते हैं छोटे होते हैं जो कि लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि 2 वर्ल जो है वो अलग अलग रिंग में प्रेजेंट होते हैं इस फ्लावर के अंदर। 4 अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं जो कि लंबे होते हैं और 2 जो छोटे वाले होते हैं ये साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, डाइथिकस कंडीशन, और इसे इंटरोर्स भी कहा जाता है, ठीक है, सॉरी इसे क्या कहा जाता है, टेट्रा डायनेमस कंडीशन, ठीक है। चलिए तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। डाइथिकस मतलब होता है कि यहाँ पे इस तरीके से आपको नज़र आएगा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अब देखिए गायनोशियम यहाँ पे कैसा होता है, तो बाई कार्पेलरी होता है, सिन कार्पस होता है, ओवरी सुपीरियर होता है, यूनिलॉकुलर और पैरिएटल प्लेसेंटेशन जो होते हैं यहाँ पे नज़र आते हैं, ठीक है। 2 कार्पल होते हैं इनके और 2 कार्पल जो होते हैं वो साइड बाय साइड प्लेस्ड होते हैं और ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आफ्टर मेच्योरिटी ओवरी जो होती है वो बायलॉक्यूलर हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, यानी कि रेपलम की वजह से ये जो फ्लावर होता है ना ये क्या हो जाता है, बायलॉक्यूलर हो जाता है, ठीक है। ओव्यूल्स, इसमें ओव्यूल्स कई सारे यहाँ पे नज़र आते हैं। स्टाइल जो होता है वो शॉर्ट होता है और स्टिग्मा सिंपल और बाइफिड होता है। बाइफिड मतलब कि 2 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइडेड, ठीक है, तो स्टिग्मा होता है। अब देखिए फ्रूट की बात करी जाए। चलिए फ्रूट्स की बात करते हैं। तो फ्रूट्स यहाँ पे सिलिक्वा होता है, यानी कि यहाँ पे ऐसा फ्रूट होता है जो कि सूखने के बाद जो फ्रूट होता है या जो सीड होता है वो अपनी शेल से बाहर की तरफ निकल जाता है। जो अपना कवरिंग होता है जिसे आप बीन्स कहते हैं ना, तो उस कवरिंग से उस अपने कोट को बाहर तोड़कर बाहर आ जाता है। और ये आपका कैसा होता है, बाई कार्पेलरी सिन कार्पस गार्नुशियम होता है और उनके बीच में एक रेपलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सिलिकुला देखिए, व्हेन सिलिक्वा इज कंडेंस्ड, यानी जब ये सिलिक्वा जो फ्रूट है, ठीक है, जब कंडेंस हो जाता है, सिकुड़ जाता है, उस टाइम जो आपको नज़र आएगा फ्रूट दैट इज सिलिकुला लाइक, ठीक है। और रेयर केस में आपको लोमेंटम टाइप का, यानी कि रेफानस के अंदर जो फ्रूट आपको नज़र आता है दैट इज कॉल्ड रेमेंटम, ठीक है। चलिए फ्लोरल फॉर्मूला देख लिया जाए। तो फ्लोरल फॉर्मूला देखिए आपका ई ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट एब्सेंट होता है, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है यहाँ पे, ठीक है, कैलिक्स होता है 2+2 इन नंबर, कोरोला होता है 4, एंड्रोशियम होता है 2+4, गायनोशियम होता है,
ओवरी सुपीरियर है, ठीक है। गायनोशियम कितना है, बाइलॉकुलर, ठीक है। तो यह आपका फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला मतलब होता है कि फ्लावर के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनको सिंबल्स के रूप में या सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। चलिए फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम की बात करते हैं। देखिए चलिए फ्लोरल फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं, फ्लोरल डायग्राम को, सॉरी। तो फ्लोरल डायग्राम में आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि जो पेटल्स होते हैं वो 4 होते हैं, जो कि हमने अभी फॉर्मूला में देखा, 1 2 3 और 4, 4 पेटल्स हैं। अब देखिए सॉरी कैलिक्स 4 हैं, ठीक है। कैलिक्स यानी जो बाहर ग्रीन कलर का कवरिंग होता है, दैट इज़ 4, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका पेटल है, ठीक है। ये कितना है, 4 इन नंबर, ठीक। ये आपका क्या है, ये आपका स्टेमन, ठीक है। स्टेमन कितना है, 2 इधर 2 इधर, यानी कि 4, और 2 इधर और 2 इधर, यानी कि 2, यानी कि 4 + 2 जो है इसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है स्टेमन। अब देखिए, अब हम बात करेंगे ओवरी की। तो ओवरी यहाँ पे देखिए बाइलॉकुलर नज़र आ रहा है आपको, बाइलॉकुलर है, ठीक है। दो, ये जो आप चैम्बर देख रहे हैं इसे कहा जाता है लोक्यूलर, इनके अंदर जो सीड प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है ओव्यूल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलें, अब कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में हम बात करते हैं जो कि इस फैमिली को अदर फैमिली से अलग बनाता है। पहली चीज़ कि इसके अंदर ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर, इनके वेजिटेटिव पार्ट में। दूसरा, इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे कॉरिम होता है। तीसरा, क्रूसीफॉर्म यानी कि एक्स शेप जो होता है कोरोला वो प्रेजेंट होता है, और इसीलिए इसे क्रूसीफेरी के नाम से भी जाना जाता है इनके एक्स शेप कोरोला के प्रेजेंस में। टेट्राडायनेमस कंडीशन मतलब होता है, टेट्राडायनेमस मतलब कि 4 जो होते हैं, 4 अलग से प्रोजेक्टेड होते हैं स्टेमन, और फिर 2 अलग से, यानी कि 4 + 2 के फॉर्म में होता है, तो इसे टेट्राडायनेमस कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। बाइकार्पेलरी सिनकार्पस गायनोशियम होता है विद पेरिएटल प्लेसेंटेशन और प्रेजेंस ऑफ फॉल्स सेप्टम और रपलम इन ओवरी। ओवरी में आपको बायोलॉक्यूलर दिखाई दे रहा है, जो ओव्यूल है, ओव्यूल उनके अंदर प्रेजेंट है 2, ठीक है। तो ये जो 2 लैक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं किसकी वजह से, क्योंकि बीच में फॉल्स सेप्टम की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। दूसरा देखिए फ्रूट, तो फ्रूट यहाँ पे क्या है, सिलिक्वा लाइक, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। चलिए तो अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली। तो बेसिक इसी फैमिली की जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेबल यानी कि फूड पर एडिबल पर्पसेस के लिए कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, सॉरी कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं जिसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए आपका ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस सबसे पहले आता है, सरसों का पौधा, ठीक है, जिसे पीली सरसों कहा जाता है। तो इसके शूट्स जो होते हैं ये सोर्स ऑफ वेजिटेबल सरसों का साग के रूप में खाए जाते हैं। दूसरा, इनके जो बर्ड्स होते हैं ना, जिसमें बीज होते हैं, तो वो तेल निकालने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। दूसरा कि ब्रेसिका ओलिरेसी, ये कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी के नाम से जानी जाते हैं, और इनका जो अंडर डेवलप्ड इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये इन्फ्लोरेसेंस जो होता है यही वेजिटेबल के रूप में यूज़ होता है। दूसरा है बी ओलिरेसी, जिसे कि कैबेज कहा जाता है, बंद गोभी, ये भी इसी कैटेगरी में आती है। और ये क्या है, इसके अंदर लीफी बर्ड जो होते हैं वो उसका सोर्स होते हैं फूड का, ठीक है। अगला देखिए बी ओलिरेसी जो होता है जिसे गोगिलोट्स कहा जाता है, यानी कि खोल या फिर बंद गोभी या गांठ गोभी जिसे कहा जाता है, सॉरी गांठ गोभी, ठीक है। तो गांठ गोभी, तो इसका थिक एंड फ्लैशी स्टेम जो होता है ये सोर्स ऑफ फूड होता है, ठीक है। अगला देखिए ब्रेसिका रैपिस, यानी कि ब्रेसिका रापा जो होता है ये टर्निप या फिर शलगम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी फ्लैशी रूट्स जो होती हैं ये खाने के काम में आती हैं। अगला देखिए रेफानस सटाइवम, तो रेफानस सटाइवम मतलब होता है मूली। तो इसके फ्लैशी रूट्स जो होते हैं वो फ्लैशी रूट्स या फिर पॉट्स जो होते हैं ये एक फूड का एक अच्छा सोर्स माना जाता है, जिसे आप जनरली रॉ ही कंज्यूम करते हैं, यानी कि कच्चा ही खाते हैं एज अ सैलड, ठीक है। दूसरा देखिए, अब इस मस्टर्ड फैमिली में से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने वाले कौन से प्लांट्स हैं, चलिए देखिए। सबसे पहला ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों। तो सरसों जो होता है, सरसों का जो प्लांट है यानी कि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, इससे सरसों का तेल निकालने के काम आता है, पहला है। दूसरा देखिए ब्रेसिका नैपस, ठीक है। तो इसके सीड्स जो होते हैं इंडियन रेप ऑयल यानी कि तेल ट्योरिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए भी ये यूज़ होते हैं। दूसरा देखिए ब्रेसिका जोन्सिया, तो ये इंडियन मस्टर्ड कहा जाता है, जिसे राई कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी तेल निकालने के काम आता है। दूसरा देखिए ब्रेसिका अल्बा और ब्रेसिका नाइग्रा,
तो ये वाइट मस्टर्ड होती है या ब्लैक मस्टर्ड होती है, जिसे काली राई भी कहा जाता है। तो ये यूज़ होती है तेल निकालने के पर्पस से। दूसरा है यूरेका सटाइवा, जिसे टैरामिरा कहा जाता है। तो टैरामिरा जो ऑयल है ये इनके सीड से निकाला जाता है, ठीक है, और ये भी कुकिंग मीडियम की तरह यूज़ होता है। अगला देखिए, जो तेल जब तेल निकाल लेते हैं इन सभी जितने भी प्लांट्स हमने मेंशन किए थे, जब इनके अंदर से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है तो इनके जो लेफ्ट ओवर होते हैं उनसे वो क्या करते हैं, एक न्यूट्रिटिव फूड की तरह काम करते हैं कैटल्स के लिए, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ है कि अगर किसी के घर में कई बार ऐसा होता है, कई किसान ऐसे होते हैं जिनके पास कैटल्स नहीं होते, गाय या भैंसे नहीं होती, तो वो लोग क्या करते हैं, खेतों में इन्हें डाल देते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। चलिए अब मेडिसिन की बात करते हैं। तो मेडिसिन और मसालों की तरह किस तरीके से ब्रेसिका की फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो काम आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है रोरिपा मोन्टाना। तो ये एक स्टिमुलेंट की तरह यूज़ होता है और एक गुड एपेटाइज़र होता है, यानी कि भूख बढ़ाने का सबसे बड़ा जो मीडियम होता है ये होता है आपका एपेटाइज़र, ठीक है। दूसरा देखिए लैपिडियम सटाइवम। तो लिवर ट्यूब्यूल्स जो होते हैं और एस्थमा और पाइल्स जो होते हैं ये इनके टेंडर शूट से क्योर किए जाते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए कैरियांथस चेरी। तो ये फीवर और ब्रोंकियाटिस को क्योर करने के लिए इसके जो सीड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए लॉबुलेरिया, जो कि गोनोरिया जो बीमारी होती है फीमेल्स के अंदर, उसको क्योर करने के लिए काम आता है। पांचवा देखिए आइबेरिस हमारा, जो कि गाउट या फिर र्यूमेटाइटिस यानी कि जो अर्थराइटिस वगैरह पैरों घुटनों में जो प्रॉब्लम होती है जॉइंट्स में, उन जॉइंट्स पे इससे छुटकारा दिलाने के लिए, कम करने के लिए आइबेरिस हमारा का यूज़ किया जाता है। अगला देखिए ब्रेसिका अल्बा या ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका जुनिसे। तो इन सभी का सीड की तरह यूज़ किया जाता है मसालों में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला देखिए ऑर्नामेंटल्स के रूप में, सजावटी पौधों के रूप में जिसे यूज़ किया जाता है। तो पहला है आइबेरिस हमारा, जिसे कैंडी टफ्ट कहा जाता है, फिर चांदनी का फूल कहा जाता है। तो वो होता है आपका ऑर्नामेंट। ये देखिए विंटर हर्ब के रूप में भी देखा जाता है इसे, यानी कि इसके फ्लावर जो होते हैं छोटे 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 और काफ़ी खुशबूदार होते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए कैरियंथस चिरी, जो कि वॉल फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ऑर्नामेंटेशन के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों आज हमने बात करी क्रूसीफेरी फैमिली के बारे में। तो जितने भी हमने चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी है आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दो फैमिली और है, जैसे कि कंपोजिटी है, आपका पोएसी है, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो वो सारे इंपॉर्टेंट फैमिली करीबन 2 वीडियोस में आपके लगेंगी। आज का थोड़ा सा पार्ट हमने कवर किया और अगली जो वीडियो होगी उसका हम पार्ट थोड़ा सा कवर करेंगे और फिर ये जो 2 फैमिलीज है इसको हम कवर कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको पूछना है, जानना है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है कि आपको जो भी कंटेंट पूछना है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम फुल डिस्क्रिप्शन के साथ में आप सभी के सामने लेकर आएंगे एक नई वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। चलिए, तो आज हमने फैमिली के बारे में डिस्कस किया। अब वीडियो के सेकंड सेक्शन में हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के बारे में। तो चलिए बढ़ चलते हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ की तरफ। तो दोस्तों आज की मैराथन क्लास में हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके बॉटनी सेक्शन के हैं, यानी कि आपके बॉटनी सेक्शन के मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे विद कॉन्सेप्ट एंड करेक्ट आंसर्स। तो चलिए आज के मैराथन क्लास का सबसे पहला प्रश्न यहीं पे स्टार्ट होता है। तो आज के मैराथन क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है एपोफाइसिस इज प्रेजेंट इन व्हाट, यानी कि एपोफाइसिस जिसे विवर्धक नाम से जाना जाता है हिंदी में, तो ये कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पाइनस, ऑप्शन नंबर बी है आपका मॉस, ऑप्शन नंबर सी है आपका सिलाजिनेला और ऑप्शन नंबर डी है आपका फर्न। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉस, ठीक है। तो एपिफाइसिस मॉस जो होता है, एपिफाइसिस जो है वो मॉस में पाया जाता है और ये कैप्सूल का भाग होता है, ठीक है। और मॉस में जो कैप्सूल होता है ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होता है, अत्यधिक विकसित होता है, और यही जो है एपोफाइसिस जो है थीका और ऑपरकुलम और पेरिस्टोम जो होता है इसके भाग होते हैं, किसके, कैप्सूल के, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गा बिकॉज दे, यानी कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, यानी कि ब्रायोफाइट्स को शैवालों से पृथक किया जाता है किन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला आपका ऑप्शन है दे हैव वन थैलॉइड फॉर्म, यानी कि ये थैलस के आकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है हैव नो कंडक्टिंग टिश्यूज, यानी कि इनमें संवहन ऊतक नहीं होता। सी है पॉजेसेस आर्किगोनिया विद आउटर स्टेराइल सेल, यानी कि इनमें आर्किगोनिया के बाहर बंद कोशिकाएं होती हैं।
ऑप्शन नंबर डी है आपका कंटेन क्लोरोप्लास्ट, यानी कि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स को शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि इनमें आर्चिगोनिया के बाहर बंद कोशिका यानी कि स्टेराइल सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है, यानी कवरिंग प्रेजेंट होती है स्टेराइल सेल्स की। ठीक है, अब देखिए एल्गी और ब्रायोफाइट्स में अंतर क्या है। तो एल्गी जो होता है इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन होता है वो एक सिंगल सेल का बना हुआ होता है। ठीक है, यानी कि सिंगल यूनिसेलुलर होता है। दूसरी चीज़ कि इसे बाहर से कवर करने के लिए स्टेराइल सेल्स की जैकेट प्रेजेंट नहीं होती। ये किसके अंदर पाया जाता है, एल्गी के अंदर। जबकि ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ये चारों ओर से स्टेराइल सेल्स के द्वारा एक सुरक्षात्मक कवच में कवर्ड होते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये जो है आपका स्टेराइल सेल कहलाता है। ठीक है, सुरक्षात्मक कवर। तो ये किसका है, ब्रायोफाइट्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर था हमने डिस्कस किया, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है द मेन प्लांट इन गैमेटोफाइट इज, यानी कि युग्मकोद्भिद मुख्य पौधा है किसका, ये आपको बताना है। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी के बारे में बात की जा रही है। तो चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी है आपका टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी है आपका जिम्नोस्पर्म्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका एंजियोस्पर्म्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है इसे गैमेटोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो ये गैमेटोफाइट किसके अंदर पाया जाता है, ब्रायोफाइट्स के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपकी टीजीटी बायोलॉजी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आपके एलटी ग्रेड के लिए भी, हालांकि बहुत इजी है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपने सेम टू सेम डिट्टो यही क्वेश्चन आपके रेलवे में आ चुका है ऑलरेडी, एनटीपीसी के क्वेश्चन में। ठीक है, तो इन छोटे छोटे क्वेश्चन को आप इतने हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर, यानी कि पादप जगत के उभयचर के नाम से किसको जाना जाता है। तो चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे। पहला ऑप्शन है आपका ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर 2 है आपका टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका जिम्नोस्पर्म्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका एंजियोस्पर्म्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर के नाम से यानी कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है, पहली चीज़। दूसरा, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनका पहला स्थान होता है, पहले स्थलीय पादप होते हैं, यानी कि जब लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी अर्थ के ऊपर उस समय टेरिस्ट्रियल एरिया यानी कि जो स्थलीय पादप होते हैं उनमें सबसे पहले जो उभर कर आए थे वो थे ब्रायोफाइट्स। ठीक है, दूसरी चीज़ कि फर्टिलाइजेशन के समय इनको पानी की आवश्यकता होती है, अर्थात इनका जो लाइफ साइकिल होता है ये निषेचन के समय यानी कि फर्टिलाइजेशन के टाइम दोनों स्थानों पर पाया जाता है, यानी कि आपको ये टेरेस्ट्रियल एरिया पे भी नज़र आएगा, एक्वेटिक मीडियम में भी नज़र आएगा। ठीक है, दलदली एरिया में भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका एन एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स इज, यानी कि जलीय ब्रायोफाइट के बारे में आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका रिक्सिया डिस्कलर, ऑप्शन नंबर बी है आपका रिक्सिया फ्लुइटेंस, ऑप्शन नंबर सी है आपका एंथोसिरोस और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्फैग्नम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिक्सिया फ्लुइटेंस। अब देखिए रिक्सिया फ्लुइटेंस क्या है, एक जलीय ब्रायोफाइट है। दूसरी चीज़ कि रिक्सिया फ्लुइटेंस पादप जगत के अंतर्गत आता है, यानी कि प्लांटी के अंतर्गत आता है और ये रिक्सिएसी फैमिली का एक मेंबर है। एंथोसोरस एक क्या होता है, एक हॉर्नवर्ट होता है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, तो एंथोसिरोडेसी कुल को बिलोंग करता है। ठीक है, अब स्फैग्नम की बात करते हैं। तो स्फैग्नम आपको क्या है, स्फैग्नम को हम पीट मॉस या फिर बॉग मॉस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रिक्सिया फ्लुइटेंस। ठीक, एक चीज़ आप इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे गाइस, तो देखो एक्वाटिक मतलब होता है पानी। ठीक है, फ्लुइटेंस तो आप समझ लीजिए उसको फ्लोट करना, फ्लुइटेंस। ठीक है, तो पानी के ऊपर फ्लूट कौन करता है, रिक्सिया फ्लुइटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। थोड़ा सा फनी ट्रिक्स हैं ये सभी, लेकिन अगर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसे इजीली रिमेंबर कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, रिमेंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका The bryophyte where the gametophyte contain intercellular mucilaginous cavities containing blue-green algae,
यानी कि उस ब्रायोफाइट का नाम बताइए जिसके युग्मकोद्भेद में अंतराकोशिकीय श्लेष्मिक गुहाओं में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। तो चारों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आपका फ्यूनेरिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका एंथोसरॉस, ऑप्शन नंबर सी है आपका पैलिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका मार्केंशिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंथोसरॉस। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि एंथोसरॉस एक ऐसा ब्रायोफाइट है जिसके गैमेटोफाइट में अंतरकोशिकीय श्लेष्मिक गुहाओं यानी कि आपका जो इंटरसेलुलर म्यूसिलेजिनस कैविटीज है इनके अंदर नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसे साइनोफाइसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं, ये पाए जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है देखिए नॉस्टॉक, यानी कि नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में प्रेजेंट होता है गेमिटोफाइट के अंदर। ठीक है, अब दूसरी चीज़, फ्यूनेरिया को सामान्य भाषा में कॉमन मॉस के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन मॉस और कॉड मॉस के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्यूनेरिया के टोटल कितने नाम है? पहला कॉमन मॉस, दूसरा कौन सा है आपका ग्रीन मॉस और तीसरा है कॉड मॉस के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, अगला देखिए, पहले आकार में छोटा होता है लेकिन बड़े पैमाने में पाया जाने वाला एक क्या है? एक लिवरवर्ट है। ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये ठंडी और शीतोष्ण क्षेत्रों में और बेसिकली जो उत्तरी गोलार्ध होता है ना, इसमें बड़े पैमाने में पाया जाता है जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंथोसेरॉस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ कैलिप्ट्रा ओपर्कुलम एनुलस पेरिस्टोमियल टीथ आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ व्हाट, यानी कि किसके बीजाणु भेद में प्रच्छन्न ढक्कन तथा पेरिस्टोम दंत और वलय की उपस्थिति मुख्य लक्षण होती है। तो आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आपका एंथोसरॉस, ऑप्शन नंबर बी है आपका मार्केंशिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका पैलिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका फ्यूनेरिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्यूनेरिया। ठीक है, अब देखिए, फ्यूनेरिया के अंदर स्पोरोफाइट में ढक्कन यानी कि ओपर्कुलम जो होता है वो प्रेजेंट होता है और पेरिस्टोमियल टीथ जो है वो एक रिंग के रूप में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और करीबन यहाँ पे कितने दांत पाए जाते हैं? यहाँ पे पेरिस्टोमियल टीथ करीबन 16 + 16 यानी कि 32 पाए जाते हैं, 2 रिंग्स में पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि स्पोरोफाइट जो होता है, जो मैच्योर स्पोरोफाइट होता है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला क्या? फूड, दूसरा क्या है? सीटे और तीसरा क्या है? कैप्सूल। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अब देखिए फूड कैसा होता है, तो यहाँ एक छोटा सा कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पोरोफाइट जो कि आपकी गैमेटोफाइट में धंसा हुआ होता है। ठीक है, तथा जब इसे पानी और भोजन मिलता है तो उसको ऑब्जर्व करता रहता है धीरे धीरे। सीटा की बात करी जाए, एक सेकेंड, सीटा की बात करी जाए यहाँ पे, तो एक लंबी पतली संरचना है जो कि फूड तथा कैप्सूल के बीच होती है और इसकी संरचना तने के समान यहाँ पे कुछ नजर आती है। ठीक है, दूसरी चीज़ कैप्सूल, तो कैप्सूल जो होती है इसकी संरचना अध्ययन के अनुसार ही देखिए अनुदैर्ध्य काट की सहायता से इसके ऊपर स्टडी की गई थी और इसके 3 पार्ट्स बताए गए। ठीक है, पहला था एम्फियोसिस, दूसरा था आपका थीका और तीसरा था ऊपरी क्षेत्र यानी कि एक्सटर्नल लेयर। ठीक, सबसे पहले एम्फियोसिस के बारे में बात करते हैं। तो एम्फियोसिस ये कैप्सूल का ठोस हरा और धरातलीय भाग माना जाता था। इसकी बाह्य त्वचा में स्टोमेटा जो होता है वो प्रेजेंट होता है। मान लीजिए कैप्सूल है और इसकी बाहर की सरफेस पे छोटे छोटे स्टोमेटा जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाह्य त्वचा की भीतरी वाली जो कोशिका होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं और इसके मध्य जो है वो वाहिनी संपुल यानी कि कंडक्टिव स्ट्रैंड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपका कैप्सूल है, यहाँ पे स्टोमेटा है और इसी के जस्ट पास में आपके कैसा नजर आएगा? यहाँ पे कंडक्टिव स्ट्रैंड जो कि सीटा के वाहिनी संपुल से मिलते हैं। ठीक, गाइस हिंदी में चीज़ अगर देखिए, अगर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो थोड़ा सा धैर्य रखें क्योंकि यहाँ पे बाइलिंगुअल चीज़ें समझाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश को टाइम डिवोट करें तो थोड़ा सी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा टाइम डिवोट करने का एक छोटा सा मौका दीजिए। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। बेटा देखिए, जो इंग्लिश और हिंदी है ना, लैंग्वेज आपकी नॉलेज में कभी भी कोई बैरियर नहीं बननी चाहिए। ठीक है, हमेशा कोशिश कीजिए कि
जो टेक्निकल टर्म्स है जैसे कि गैमेटोफाइट है, ठीक है, तो गैमेटोफाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं और स्पोरोफाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये दोनों लैंग्वेजेस के ऊपर अप्लाई होता है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी, उन्हें भी पता होना चाहिए कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपकी नॉलेज एनहेंसर का काम करता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप टीजीटी में सेलेक्ट हो गए, आपको ऐसे स्कूल में पढ़ाने को मिल गया जो कि हिंदी मीडियम है, तब आप क्या करेंगे, तब आपको करना ये है कि इनको दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ना है, ठीक है। और वैसे भी बच्चा जो लाइफ होती है ना, यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक। भाषा किस तरीके से समझानी है इसका इंपॉर्टेंस होता है, कौन सी भाषा से समझा रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं है, चीज़ें समझ में आने से मतलब है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए अभी हम थीका की बात करते हैं। अभी हमने किसकी बात की थी, एम्फियोसिस के बारे में। थीका के बारे में बात करी जाए तो कैप्सूल का महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें बीजाणु का निर्माण होता है और इसकी संरचना जो होती है, सबसे पहले इसको स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। आप देखिए, यह आपका कैप्सूल का मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें छोटे छोटे एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं इस साइड अपर पोर्शन में, ठीक। दूसरी चीज़ कि इसमें बीजाणु कोष्ठ होते हैं और कॉलमनेला प्रेजेंट होता है, ठीक। अब देखिए थर्ड पार्ट जो होता है कैप्सूल का, उसमें आता है ऊपरी कोष्ठ यानी कि एक्सटर्नल लेयर। तो इसमें पहला अपरकुलम होता है एकदम ऊपर की तरफ और साइड में पेरिस्टोम प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अ वेंडर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, यानी कि वेंडर जो है वो किसका हिस्सा माना जाता है। तो चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है आपका स्पोरोफाइट, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्पोरेंजिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका एंथ्रीडियम और ऑप्शन नंबर डी है आपका आर्चिगोनियम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर्चिगोनियम, ठीक। अब देखिए वेंडर आर्चिगोनियम का एक हिस्सा होता है और आर्चिगोनियम जो है वो फ्लास्क के आकार की संरचना होती है और इसमें वेंटर तथा पतली ग्रीवा यानी कि जो नेक है वो प्रेजेंट होता है। यानी कि जो वेंटर होता है ना आर्चिगोनियम में फ्लास्क के आकार का एक होता है। देखिए इस टाइप का जो फ्लास्क लाइक आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है, वेंटर, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ जो होती है वो नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमने जब हम काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे थे ये सारी चीज़ें तब हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियोस तो बॉटनी के प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियोस बॉटनी की देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एक अचल खंड यानी कि नॉन मोटाइल एग जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक, नेक कैनाल सेल्स के अंदर। दूसरी चीज़ कि इसमें एक वेंट्रल कैनाल कोशिका यानी कि वेंट्रल कैनाल सेल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन आगे चल करके जो एग होता है वो थोड़ा सा लार्जर इन साइज होता है और ये छोटी वाली सेल जो होती है वो दब जाती है और धीरे धीरे डिमिनिश हो जाती है और यहाँ पे इस टाइप से सुराही लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी का इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटोनिमा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ व्हाट, यानी कि प्रोटोनिमा जो है वो कहाँ पाया जाता है उसके जीवन चक्र में। तो किसके जीवन चक्र में प्रोटोनिमा पाया जाता है, तो चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका स्पाइरोगायरा, ऑप्शन नंबर बी है आपका राइजोपस, ऑप्शन नंबर सी है आपका फ्यूनेरिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका ड्रायोप्टेरिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्यूनेरिया। अब देखिए प्रोटोनिमा फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में पाया जाता है और जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल, ठीक है। और बीजाणु अंकुरण यानी कि जूस्पोर के बनने के टाइम जो इसकी जो ब्रांचेस होती हैं जो कि ज़मीन पे रेंगती हैं या क्लाइंबर जिन्हें आप कह सकते हैं, क्लाइंबर की तरह वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो स्टेवाल के यानी कि जो एल्गी होती है इसमें कॉमनली ये जो ब्रांचेस हैं वो नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी मिलते हैं इन ब्रांचेस के अंदर, ठीक है। और इनकी कुछ जो ब्रांचेस जो हैं वो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, यानी मान लीजिए कुछ ऐसी ब्रांचेस जो है सरफेस पे रेंग रही हैं, कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। इससे क्या होता है कि एक सीधी यहाँ पे एक ब्रांच का एक छोटे से प्लांट का आगे चल कर के फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यही जो होता है आगे चल कर के मेल आगे चल के मैच्योर गैमेटोफाइट के रूप में जन्म लेता है, ठीक है। और इसे ही कहते हैं प्रोटोनिमा, ठीक। प्रोटोनिमा मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि मेन जो थैलस होता है इसके डेवलपमेंट के पहले पाया जाता है और जब ये आगे चल कर के जब ये ब्रांचेस के रूप में कन्वर्ट होता है और ब्रांचेस इसकी जब सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं तो यहाँ से क्या होता है एक नया प्लांट इमर्ज आउट करता है, तब जो प्रोटोनिमा होता है यानी कि ये प्रीवियस फॉर्म होता है ये नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला प्रश्न देखिए,
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्यूनेरिया एंड रिक्सिया आर, यानी कि फ्यूनेरिया और रिक्सिया के अंदर जो महिला प्रजनन अंग है उसे किस नाम से जानते हैं आप, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एंथ्रीडिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका आर्चिगोनियम, ऑप्शन नंबर सी है आपका आर्चिगोनियो 4, ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑप्शन नंबर सी है आपका एंथ्रीडियो 4 और ऑप्शन नंबर डी है आपका आर्चिगोनियो 4। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्चिगोनिया। यानी कि रिक्सिया और फ्यूनेरिया के अंदर जो कि फाइलम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, इनका मादा जनन अंग जो होता है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया के नाम से जाना जाता है, जबकि जो नर अंग होता है, नर जनन अंग, इसे एंथेरिडिया के नाम से जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टीजीटी बायोलॉजी का, तो उस एस्पेक्ट से आपको इसे याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वाटिक स्पीशीज ऑफ रिक्सिया, ठीक है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हमने आपसे पहले कहा था कि हम आपके क्वेश्चन की सीरीज़ में हमेशा कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन डालते हैं जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इसका आंसर दे पाते हो तो आप खुद को जज करिए कि हाँ, पहले जो मैंने वीडियो देखा था, क्वेश्चन आंसर देखे थे, तो वहाँ पे मेरा फुल कॉन्सेंट्रेशन था। अगर नहीं था तो फिर आपको थोड़ा सा और फोकस करने की ज़रूरत है। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वाटिक स्पीशीज ऑफ रिक्सिया, यानी कि निम्न में से रिक्सिया की कौन सी जाति जलीय होती है, आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका रिक्सिया डिस्कलर, ऑप्शन नंबर बी है आपका रिक्सिया हिमालयेंसिस, ऑप्शन नंबर सी है आपका रिक्सिया क्रिस्टलिना और ऑप्शन नंबर डी है आपका रिक्सिया फ्लूइडेंस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज, आपसे क्या पूछा जा रहा था, एक्वाटिक स्पीशीज के बारे में, तो इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है द एयर कैविटीज इन द कैप्सूल ऑफ मॉसेस आर पार्टीशन बाय डेलिकेट स्ट्रैंड ऑफ सेल्स, ठीक। अब इन डेलिकेट स्ट्रैंड्स को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। हिंदी में क्वेश्चन देखिए, मॉस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी हुई होती हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पार्टीशंस, ऑप्शन नंबर बी है आपका कंपार्टमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका ट्यूबरकुले और ऑप्शन नंबर डी है आपका सेप्टा। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी हैं अपने चैनल पे। तो अगर आपने नहीं देखी ये चीज़ें डिटेल में तो हमारी बॉटनी के प्लेलिस्ट में जा कर के देखें। यानी करीबन ऐसा कंटेंट जो आपको 2-3 पेजेस में पढ़ना चाहिए था, उन चीज़ों को प्रिसाइज वे में, यानी कि करीबन 5 या 10 मिनट की वीडियो में हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है आपको, ठीक है। तो वहाँ पे भी जा कर के आप देख सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मॉस की कैप्सूल में जो वायु गुहाएं होती हैं उनमें कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटे हुए होते हैं, इन हिस्सों को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्यूबरकुले, ठीक है। ट्यूबरकुले कैसा होता है कि इसकी स्ट्रैंड्स में देखिए इस टाइप की कैविटीज़ में इस टाइप की एयर कैविटीज़ पाई जाती हैं और यहाँ पे लंबी लंबी सेल्स होती हैं और इन स्ट्रैंड्स को, इन लंबी लंबी सेल्स को क्या बोला जाता है, ट्यूबरकुले, ठीक है। इन ट्यूबरकुले के बीच में एयर कैविटीज़ जो होती हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था आपके इस क्वेश्चन का। अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो कैप्सूल्स होती है ना, इनके अंदर जो एयर कैविटीज़ होती हैं, इनके अंदर एयर प्रेजेंट भी होती है, यानी कि वैक्यूम इनके अंदर होता है तो एयर प्रेजेंट होती है। दूसरी चीज़ें कि ये क्या करती है, तो ये फ्लोट करने का, यानी कि वेट जो है वो जब प्लांट जो है ऊपर की तरफ हैंग करता है तो ये क्या करता है, एक बायोन्स का जो प्रेशर है ना, क्या कहते हैं, हवा में तैरने की जो शक्ति है वो इन्हीं एयर चैम्बर्स के कारण ही होती है। यानी मान लीजिए अगर कोई ऐसा पौधा है जिसका कैप्सूल बहुत ज़्यादा भारी है तो स्टेम क्या का अगर कमज़ोर है तो ऑलरेडी नीचे गिर जाएगा पौधा, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए जो देखिए प्रकृति ने पौधों को कितना अलग बनाया, हर तरीके से खुद को सक्षम बनाया कि वो एडवर्स कंडीशन में भी जी सके। ऐसे इंसान को भी बनाया, लेकिन इंसान ने क्या किया, अपनी एक्टिविटी से हमारे नेचर को इतनी तकलीफ़ पहुंचाई कि नेचर अभी क्या करे, रिटर्न में जब इंसान को वही चीज़ें लौटा रही है तो अभी लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। हालांकि हर कोई इंसान या हर कोई बंदा इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन हाँ गाइस, अगर आप किसी गलत चीज़ को होते हुए देख कर रोकते नहीं है ना तो उस चीज़ की सज़ा आपको भी भुगतनी पड़ती है। और वही चीज़ हमारे साथ भी हो रहा है कि हर इंसान पानी वेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
हर इंसान डिफॉरेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हर इंसान न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन फिर भी झेलना सभी को पड़ेगा साथ में। ठीक है, चलिए सब बातें छोड़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको डिस्कशन की ज़रूरत है। हम ऐसा सेक्शन आपके लिए लेकर आएंगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। 2-3 ऐसी कॉन्सेप्ट हैं, चीज़ें हैं जो आपके अंदर से जो इंसानियत है उसको जगा करके रखेंगे कि हाँ, अगर आपने धरती पर जन्म लिया है, कदम रखा है, तो उसका मकसद क्या है, किस मकसद से आप इस धरती पर आए हैं। एक मोटिवेशनल टाइप की जो वीडियो है बहुत जल्द आएगी। एक बार आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए, आपका टाइम, जब आपके पास बेटर स्पेयर टाइम होगा, तो उस टाइम में सब चीज़ें आपको हम लेकर आएंगे। ठीक है, ताकि आपकी जो स्टडी है ना, अब देखिए एग्ज़ाम टीजीटी का आपकी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम तो है नहीं। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो भी आप बड़े पद के लिए अप्लाई करेंगे, तो जो स्टडी है ना वो कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इन गैमेटोफाइट फेज ऑफ ब्रायोफाइटा द लास्ट सेल इज। ब्रायोफाइटा के युग्मकोद्भिद अवस्था की अंतिम कोशिका कौन सी होती है, आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका गैमेट यानी कि युग्मक, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्पोर यानी कि बीजाणु, ऑप्शन नंबर सी है आपका इलेटर, और ऑप्शन नंबर डी है आपका जाइगोट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए यानी कि गैमेट। दूसरी चीज़, ब्रायोफाइटा के गैमेटोफाइट अवस्था की अंतिम कोशिका युग्मक जो होती है उसे गैमेट कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़, स्पोरोफाइट अवस्था की जो अंतिम कोशिका होती है उसे स्पोर मदर सेल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप एस्टेरिक मार्क लगा लीजिए, आपके एलटी ग्रेड, टीजीटी बायोलॉजी, जीआईसी सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो गैमेटोफाइट फेज में ब्रायोफाइटा का जो लास्ट सेल होता है ना, उसे गैमेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि जाइगोट स्पोरोफाइट की प्रथम कोशिका होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इलेटर एक ऐसी संरचना होती है जो कि स्पोर के प्रकीर्णन में सहायता करती है। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी के एस्पेक्ट से, इसलिए आपको इसे एस्टेरिक मार्क कर देना है। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन है आपका, इन फ्यूनारिया द कैलिप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाय, यानी कि फ्यूनारिया में जो गोपक का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका एंथीरिडिया यानी कि पुंधानी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है आपका कॉलुमनेला यानी कि स्तंभिका द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है आपका कैप्सूल यानी कि संपुटिका द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका आर्चिगोनियम यानी कि स्त्रीघानी द्वारा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैप्सूल यानी कि संपुटिका द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अ ब्रायोफाइट डिफर्स फ्रॉम टेरिडोफाइटा इन, यानी कि एक ब्रायोफाइट को आप टेरिडोफाइट से कैसे अलग मान सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका आर्चिगोनियम यानी कि स्त्रीघानी, ऑप्शन नंबर बी है आपका लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहन ऊतक की अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर सी है आपका इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट यानी कि स्वतंत्र युग्मकोद्भिद में, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। तो ब्रायोफाइटा में जो संवहन ऊतक की अनुपस्थिति है, लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, इनके कारण जो होता है वो टेरिडोफाइट से भिन्न होता है। ठीक है, यानी कि ब्रायोफाइटा में जो वैस्कुलर टिश्यू है वो एब्सेंट होता है, जबकि टेरिडोफाइटा में जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, स्थलीय होने के कारण, यानी कि स्थलों पे तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स तो है, इसके साथ साथ ये छायादार स्थानों पर भी उगते हैं, और उन्हें अपने जीवन में पर्याप्त आर्द्रता की यानी कि मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। हमने पहले भी कहा था कि ब्रायोफाइट जो होते हैं ना, ये भले ही आपके कितने भी टेरेस्ट्रियल एरिया में उगे, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आता है तो इन्हें पानी की बेहद ही आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट जो होते हैं पौधे प्रायः शाकीय होते हैं। ठीक है, यानी कि डैम्प एरिया पे उगने वाले, और ये जनरली आपको हर जगह पे नज़र आ जाएंगे, दीवार पे जहाँ भी लटकती हुई घासें आपको नज़र आती हैं। ठीक है, फर्न आपने देखे होंगे हर जगह। इवन गाइस जो पेड़ की जो बिल्डिंग्स होती है ना, जहाँ जहाँ पे पाइपलाइंस होती हैं, उन बिल्डिंग के जॉइंट्स में भी आप देखोगे तो फर्न उगे रहते हैं। सोचो हार टेंडेंसी है, देखिए खुद का प्लांट जो है ना इतने एडवर्स कंडीशन में, मिट्टी भी नहीं है गाइस वहाँ पे, फिर भी देखिए वहाँ पे अपने आप ही पाइप से निकल जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना कितनी अमेजिंग है, नेचर ने प्लांट्स को कितना अलग बनाया हुआ है, देखिए। ठीक है,
तो ये चीज़ देखिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है आप सभी के लिए कि मान लीजिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक, कुछ भी नहीं है आपके पास, फिर भी आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है पढ़ने की, तो भी आप वहाँ से पढ़ ले जाएंगे। जिस तरीके से फंड जो होता है उसे कुछ भी नहीं है, ना वहाँ पे मिट्टी है ना मॉइस्चर है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पे उग जाता है। ठीक है, तो एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी लाइफ में अप्लाई करने की। देखिए हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखा जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने करेक्ट आंसर आपका देखा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो टेरिडोफाइट्स की कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जिनमें जैसे कि मार्सेलिया है, सिल्वेनिया है, एजोला है, ये सभी जलीय फॉर्निके यानी कि एक्वाटिक फॉर्न के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइट्स आर व्हाट? जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इन्हें किस कैटेगरी में आप रखेंगे आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहले आपका ऑप्शन है जलीय यानी कि एक्वाटिक, ऑप्शन नंबर बी है आपका टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय, ऑप्शन नंबर सी है आपका एम्फीबियस यानी कि उभयचर, ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि एम्फीबियस। तो ब्रायोफाइट के जो सदस्य हैं वो उभयचर प्रकृति के होते हैं। उभयचर मतलब कि टेरेस्ट्रियल एरिया और एक्वाटिक एरिया दोनों में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं हर जगह। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ये पौधे स्थलीय होने के कारण छायादार स्थानों पर भी उगते हैं और इन्हें अपने जीवन में पर्याप्त आर्द्रता की आवश्यकता होती है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन था आपके टीजीटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट था, तो इसे आपको एस्टेरिक मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन देखिए ये भी आपके टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है और ये ऑलरेडी आपके यूपी पीसीएस 2002 में आ चुका है। ठीक है, तो देखिए स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट इन, यानी कि स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर किस प्लांट के अंदर, ये आपको बताना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, क्वेश्चन तो देखा था, ये हम भी मानते हैं, लेकिन गाइस ऑप्शन जो होते हैं ना वो अलग होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखिए चारों बदले हुए हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में एक वीडियो पहले जो है हमने डिस्कस किया था, सिमिलर यही क्वेश्चन था, लेकिन जो ऑप्शन थे वो अलग थे। ठीक है, कई बार क्या होता है बच्चों के सामने ऐसे ही आते हैं, 3-4 ऑप्शन होते हैं और क्वेश्चन वही होता है। जो बच्चे सोचते हैं कि हाँ उस क्वेश्चन में हमने बी वाले आंसर पे टिक किया था तो वो सही हो गया था, इस वाले क्वेश्चन में भी आपको बी आंसर पे हम अगर टिक करते हैं तो आंसर सही हो जाता है। ठीक है, जबकि ऑप्शन पूरे तरीके से अलग है। ठीक, तो क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी के साथ पढ़िए। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है सावधानी से तो ही सावधानी से आप अपने ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके एक एक नंबर का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होता है आपके सिलेक्शन में। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि एक नंबर से फेल हो जाते हैं। सोचिए कितना कष्ट होता होगा जब आप सोचिए, कोई भी बच्चा जब छोटे एग्जामिनेशन की उम्मीद लगा करके जब बैठता है कि हाँ उसे उस एग्जामिनेशन में पास होना है, तो जब वो फेलियर का सामना करता है तो बहुत ज़्यादा उसको कष्ट होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंटली एकदम बिखर जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है अपने एजुकेशन से भी और मेंटली भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स विद ऑब्लिक सेप्टा आर फाउंड इन व्हाट? यानी कि बहुकोशिकीय तिरछे पट युक्त मूलाभास पाए जाते हैं किन में, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आपका एंथोसिरोस, ऑप्शन नंबर बी है आपका फ्यूनेरिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका रिक्सिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका मार्केंशिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्यूनेरिया। ठीक है, अब देखिए बहुकोशिकीय तिरछे पट यानी कि मल्टी सेलुलर ऑब्लिक सेप्टा जो है वो किन में पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है लेकिन ऑप्शन अलग है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये किन में पाए जाते हैं, फ्यूनेरिया के अंदर पाए जाते हैं। तो तने के आधार यानी कि तने के बेस पे उनको उनके जो स्टेम होते हैं वहाँ पर मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड आपको राइजोइड्स नजर आएंगे। ठीक है, जिनमें सेप्टा पाए जाते हैं और इनका मेन फंक्शन जो होता है ये जो प्लांट होता है ना उसको कस के ज़मीन में गड़ा धंसा के रखने का काम होता है। और दूसरा होता है कि जो ज़मीन होती है उससे प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर को अब्जॉर्व करना और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व करना, ये फंक्शन होता है राइजोइड्स का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइशियस स्पीशीज, यानी निम्नलिखित में से कौन एक लिंगाश्रयी जाति है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आपका आर क्रिस्टलिना, ऑप्शन नंबर बी है आपका आर ग्लॉका, ऑप्शन नंबर सी है आपका आर पठानकोटेंसिस और ऑप्शन नंबर डी है आपका
आर हिमालयेंसिस। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है दैट इज और ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर हिमालयेंसिस, यानी कि रिक्सिया हिमालयेंसिस जो होता है ये एक लिंगी यानी कि डाइशियस स्पीशीज होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जाने कि रिक्सिया में बहुत सी ऐसी जातियाँ होती हैं जो कि होमोथैलिक यानी कि मोनोइशियस होती हैं, यानी कि दो अलग अलग जो गैमेट्स होते हैं एक ही प्लेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका अर्थ यहाँ है कि नर और मादा जननांग एक ही थैलस में पाए जाते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे, मोनोइशियस। एक और टर्म क्या होता है, हेट्रोथैलिक। ठीक, दूसरी चीज़ है कि कुछ जातियाँ ऐसी होती है जिनमें आर डिस्कलर, आर सैंगिनी और आर फ्रॉस्टी और आर परसूनी जो होता है ये हेट्रोथैलिक और डाइशियस होते हैं, जिनका अर्थ होता है कि नर और मादा जनन अंग अलग अलग थैलस में पाए जाते हैं। तो डाइशियस, मोनोइशियस। ठीक है, बाइसेक्सुअल, मोनोसेक्सुअल और हेट्रोथैलिक, होमोथैलिक, सबके बीच में जो डिफरेंस है उसे क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ फ्यूनेरिया इज हैप्लॉइड, यानी कि फ्यूनेरिया का कौन सा भाग जो होता है अगुणित होता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आपका कैलिप्ट्रा, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑपरकुलम, ऑप्शन नंबर सी है आपका कॉलुमनेला और ऑप्शन नंबर डी है आपका एन्यूलस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्यूनेरिया, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कैलिप्ट्रा। ठीक है, कैलिप्ट्रा जो होता है ये हैप्लॉइड माना जाता है फ्यूनेरिया के अंदर। अब देखिए यहाँ जो स्पोरोफाइट होते हैं ना, इनके कारण जो सीटा होता है, सीटी की वृद्धि होने लगती है, तब वेंटर यानी कि अंडघानी के चारों तरफ बना हुआ गोपक फटकर, गोपक मतलब क्या होता है यहाँ पे, एक सेकेंड, गोपक मतलब होता है कि कैलिप्ट्रा। ठीक है, कैलिप्ट्रा जब फट जाता है तो क्या होता है कि इसमें फट जाने के बाद ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है। तो निचला जो भाग है उसे फूट कहते हैं, तो निचला जो भाग है वो फूट को इस तरीके से, देखिए कैप्सूल है, अगर ये कैप्सूल फट गया तो निचला जो भाग है ये किसको कवर करके रखता है, आधे फूट को। ठीक है, जबकि ऊपरी भाग जो होता है वो झिल्लीदार टोपी बना देता है जो कि कैप्सूल के शीर्ष को ढक कर रखता है, और बाद में गोपक जो कैलिप्ट्रा होता है वो कैप्सूल को ऊपर से उठ जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एंथ्रोजोइड्स ऑफ रिक्सिया आर, यानी कि रिक्सिया के अंदर जो पुमड़ जो है, ये थोड़ा सा फनी वर्ड लगता है लेकिन चलिए, किसी के भी नाम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो रिक्सिया का एक एंथ्रोजोइड्स का नाम है। तो एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं रिक्सिया के जो पुमड़े होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आपका मोनोफ्लैजेलेट, ऑप्शन नंबर बी है आपका बाईफ्लैजेलेट, ऑप्शन नंबर सी है आपका क्वाड्रीफ्लैजेलेट और ऑप्शन नंबर डी है आपका मल्टीफ्लैजेलेट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाईफ्लैजेलेट, यानी कि एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं रिक्सिया के अंदर ये कैसे होते हैं, ये बाईफ्लैजेलेट होते हैं। दूसरी चीज़ की प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स जो होती है ना, इन सभी पर जब वर्टिकल डिवीजन होता है तो ये 2 लेवल्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहला जो होता है वो 4 सेल्स का निर्माण करते हैं, जबकि दूसरा वाला जो होता है इसमें ये पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद कई थोड़ा सा अगर डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ना है ना, तो इन चीज़ों का भी जो डिटेल सेक्शन है उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने करीबन आधा घंटा 20 मिनट की जो वीडियो है ना, काफ़ी डिटेल वाली, कैसे डिवीजन होती है, कहाँ पे होती है, तो ये जो है ना काफ़ी हमने बड़ी वीडियो जो है ना अपने बॉटनी सेक्शन में डाली हुई है, बॉटनी सेक्शन की जो प्लेलिस्ट है वहाँ। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलने के बाद आपको लिंक मिलेगा हमारे बॉटनी सेक्शन की प्लेलिस्ट का। इसके साथ ही जो अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है बॉटनी सेक्शन की, उस प्लेलिस्ट का जो है लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो उस पर क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, उस वीडियो पे जाइए और उसको आराम से बैठ करके इत्मीनान से 20 या 10 मिनट की जो वीडियो उसे देख लीजिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है 2 बार 3 बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों जो वीडियो देख रहे हैं हो सकता है उन्होंने पूरी तैयारी करी हो, तो उनके लिए इतना एक्सप्लेन करना बनता नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, द बिगेस्ट ब्रायोफाइट इज व्हाट, यानी कि विशालतम ब्रायोफाइट कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका रिक्सिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका डॉसोनिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका एंथोसिरोस और ऑप्शन नंबर डी है आपका मार्केंशिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी डॉसोनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
डॉसोनिया जो होता है ये ब्रायोफाइटा का सबसे विशालतम जो है पौधा माना जाता है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई करीबन 70 मीटर के करीब, सेंटीमीटर के करीब में होती है, 70 सेंटीमीटर, सोचिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि सबसे छोटा ब्रायोफाइट जो होता है वो ज़ूऑप्सिस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके आ सकता है किसके, टीजीटी में, ठीक है। बिगेस्ट आपसे पूछा जा रहा है तो डॉसोनिया है, और स्मॉलेस्ट आपसे पूछा जाएगा तो ज़ूऑप्सिस है। कौन सा, ज़ूऑप्सिस, ठीक, ज़ूऑप्सिस। इस क्वेश्चन को भी आपको एस्टेरिक मार्क कर लेना है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि सबसे विशालतम जो कैक्टस है वो सैरिसस ज़ाइटिसस है, और सबसे ज़्यादा आयु वाला जो पौधा है उसे सीरियस ज़ाइंटिसिस कहा जाता है, जबकि सबसे लंबी जड़ वाला पौधा जो होता है उसे एडन सोनिया डिजिटेटा कहा जाता है, जबकि प्ररोह रहती पादप जो है उसे राइजोफोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे हमने डिस्कस कर लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया इज। अब देखिए, हमने ऑलरेडी जब वीडियो हमने स्टार्ट करी थी वहाँ पे इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, उसके एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में हमने यहाँ पे पेरिस्टोमल टीथ के बारे में डिस्कस किया था कि टोटल कितने जो है वो टीथ पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट होकर सुना होगा तो आपको पता चला होगा कि पेरिस्टोम टीथ कितने होते हैं। तो देखिए, अब क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया इज, यानी कि फ्यूनेरिया के संपुटिका में परिमुख दांतों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आपका 8, ऑप्शन नंबर बी है आपका 16, ऑप्शन नंबर सी है आपका 32 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 64। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32, ठीक है। अब देखिए, फिनारिका के जो संपुटिका होते हैं यानी कैप्सूल में जो परिमुख दांत यानी कि पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं उनका नंबर होता है 16 प्लस 16 यानी कि 32, ठीक है, जो कि ये 2 रो में यानी कि 2 रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, एक ऐसा एक ऐसा, ठीक है। और यही क्या होता है, यहाँ पर यहाँ आपको 16, यहाँ 16, यानी कि टोटल यहाँ पर कितने टीथ होंगे, 32। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफाइट स्टेज इज, यानी कि ब्रायोफाइट्स में बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, तो आपको बताना है किस अवस्था में पाई जाती है, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आपका हेप्लॉइड, ऑप्शन नंबर बी है आपका डिप्लॉइड, ऑप्शन नंबर सी है आपका मेनली डिप्लॉइड बट समटाइम्स हेप्लॉइड, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ट्रिप्लॉइड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर शुड बी, तो आपसे स्पोरोफाइटिक की ब्रायोफाइट की जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके क्वेश्चन में ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि किस फाइलम के अंदर कौन सी मेन प्लांट बॉडी होती है, यानी किस में, देखिए किस में ज़्यादातर आपने ऐसा देखा होगा कि स्पोरोफाइटिक फेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है, किसी में देखा होगा कि गेमेटोफाइटिक स्टेज होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है, मतलब मेन प्लांट बॉडी। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन से फाइलम की कौन सी मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्पोरोफाइट स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑलवेज डिप्लॉयड। अच्छा, ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है ये ऑलवेज डिप्लॉयड ही होती है। कैसे डिप्लॉयड होती है, देखिए, जो मेन प्लांट बॉडी होती है यहाँ पे ब्रायोफाइट्स की, ये क्या होती है, गैमेटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद, ठीक है। ये जनरली फ्री और लिविंग होती है और लॉन्ग लिविंग होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जो फीमेल गैमेट है यानी कि ओवम है, ये जब मेल गैमेट के साथ में जब फ्यूज़ करती है तो यहाँ पे जो जाइगोट बनता है वो 2n टाइप बनता है, ठीक है। इतना क्लियर है और सभी को ये जो कॉन्सेप्ट है ये पता होगा। लेकिन इसके बाद जब स्पोरोफाइट बनता है तो यहाँ जब जो स्त्री घानी होती है ना, स्त्री घानी मतलब फीमेल गैमेट आर्किगोनियम, तो उसका निचला भाग जो है वो बढ़कर एक रक्षात्मक आवरण यानी कि कैलिप्ट्रा का जो शेप है कुछ इस प्रकार से ले लेता है। इससे क्या होता है कि इससे जब स्पोरोफाइट है जब वो डेवलप करता है तो उसके अंदर फूट, सीटा, कैप्सूल जो है ना, ये सारी चीज़ें बन जाती है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्पोरोफाइट होता है उसमें सिर्फ कैप्सूल ही मिलता है, जैसे कि रिक्सिया है आपका, तो उसमें स्पोरोफाइट जो होता है पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से गैमेटोफाइट पर निर्भर रहता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका,
ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज वॉट, यानी कि जो ब्रायोफाइट्स है इनको अदर किस नेम से जाना जाता है, या ब्रायोफाइट्स को इसके अलावा किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, ऑप्शन नंबर 2 है आपका फेनोरोगैम्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। आपको पता होगा कि ब्रायोफाइट्स एक ऐसे पादप जगत के पौधे हैं जिनके जो उभयचर यानी एम्फीबियन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्थल व जल दोनों ही जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाए, क्योंकि एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं इसलिए इन्हें एम्ब्रियोसाइड भी कहा जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म और प्रिमिटिव फॉर्म के जो होते हैं वो ब्रायोफाइट्स ही होते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है संवहन ऊतक जो होते हैं वास्तविक में इसमें जड़ों का अभाव होता है। ठीक है, और जड़ों के अभाव के स्थान पर यहाँ पे राइजॉइड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइजॉइड्स किसका फंक्शन करते हैं? रूट्स का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे हमने डिस्कस कर लिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस्टोम टीथ आर मेनली फाउंड, यानी कि अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल वही है। ठीक है, ऑप्शन बदला है। अब ऑप्शन बदला है तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हमने कॉन्सेप्ट उस वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। अब उस क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इसका आंसर क्या होना चाहिए तो ये आपको पता करना है। ठीक है, तो देखिए चारों ऑप्शन सबसे पहले देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका लिवर वर्ट, ऑप्शन नंबर 2 है आपका हॉर्न वर्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका मॉसेस, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉसेस। ठीक है, तो पेरिस्टोम जो टीथ है वो जनरली मॉसेस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? स्पोर डिस्पर्सल का एक पार्ट होते हैं, यानी कि जो डहीसेंस होता है ना, तो उसके बाद जो स्पोर जो यहाँ से वहाँ जाते हैं तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे कि इसकी आपको पता है कि पेरिस्टोमियन टीथ जो होते हैं बिल्कुल ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही कैप्सूल फटता है तो ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और जो टीथ होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो टीथ की संख्या कितनी होती है? 16 + 16 = 32। ये 2 रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। बार बार ये चीज़ हम इसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये किस में पाया जाता है? फिनारिया में पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गैमा। तो इसमें आपको बताना है कि इन जो दिए गए 4 ऑप्शन है इनमें से अलैंगिक प्रजनन जो है वो गैमा के द्वारा किस में होता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका रिक्सिया, ऑप्शन नंबर 2 है आपका मार्केंशिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका फिनारिया, और ऑप्शन नंबर डी है पोगोनेटम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोगोनेटम। ठीक है, अच्छा, गैमा द्वारा जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन जो होता है वो मार्केंशिया में पाया जाता है, और इसके थैलस में डॉर्सल परत यानी जो डॉर्सल सरफेस होती है, डॉर्सल मतलब क्या? पीठ की तरफ। ठीक है, तो आप एक हिंदी भाषा में इस तरीके समझिए, वेंट्रल मतलब पेट वाला हिस्सा और डॉर्सल मतलब पीठ वाला हिस्सा। ठीक है, तो डॉर्सल सरफेस पे गैमा कब बनता है और इसके अंदर गैमा प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि नए पौधे को जन्म देती है। अच्छा, गैमा जो होता है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बहुकोशिकीय शारीरिक संरचना पाई जाती है, यानी कि गैमा जो होता है उससे एक मल्टी सेलुलर जो है वो सेलुलर स्ट्रक्चर जो है बन कर आता है। ठीक है, और एक छोटी सी कैप्सूल से उत्पन्न होता है जिसे गैमा कप कहते हैं, और यही थैलस के डॉर्सल सरफेस पे अभी हमने बताया ना कि मिड रीजन पे पाया जाता है। ठीक है, तो गैमा कप लगभग 2 मिलीमीटर के करीब में चौड़ा होता है और 3 mm के करीब में लंबा होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज मेडन हेयर फॉर्न, यानी कि जो दिए गए 4 ऑप्शन है इन 4 ऑप्शन में से किसे मेडन हेयर फॉर्न के नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका जिंको, ऑप्शन नंबर बी है आपका नेटम, ऑप्शन नंबर सी है आपका लाइकोपोडियम, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एडिएटम। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज, देखिए आपसे पूछा जा रहा है मेडन हेयर फॉर्न के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एडिएटम। ठीक है, अब देखिए एडिएटम को जनरली एक मेडन हेयर फॉर्न के नाम से जाना जाता है। ठीक, और इसका जो कॉमन नेम है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको एस्टेरिक मार्क कर लेना क्योंकि आपके टीजीटी के एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस 2002 में आ चुका है। इस एस्पेक्ट से भी आपको देखना है कि अगर आप यूपी पीसीएस जीआईसी और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस एस्पेक्ट से भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि जो स्पीशीज़ होती है एडिएंटम की,
क्योंकि इनके पास ब्राइट कलर के ब्लैक पैटियोल्स प्रेजेंट होते हैं और ये रिजेंबल करते हैं ब्लैक हेयर ऑफ लेडीज़ के कारण, और इसी के लिए इन्हें मेडन हेयर फर्न के नाम से जाना जाता है, जैसे इनके जैसे कि इनकी अपीयरेंस होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न इज, यानी कि लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न का एक उदाहरण है। तो चारों ऑप्शन देखिए आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर 1 है आपका मार्सेलिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका लाइकोपोडियम, ऑप्शन नंबर सी है आपका सिलाजिनेला और ऑप्शन नंबर डी है आपका ड्रायोप्टेरिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस को जीवित फर्न के नाम से या जीवित फर्नों का एक समूह जो होता है उसे जो भी लिविंग, देखिए लिविंग फर्न जितने भी होते हैं, ठीक है, उनका जो ग्रुप होता है ना उसको लेप्टोस्पोरेंजिएट कहते हैं। तो एक टर्म है और इसी आपको ये बताना है कि यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं इन चारों में से लेप्टोस्पोरेंजिएट यानी कि ग्रुप ऑफ लिविंग फर्न जो है वो कौन सा है। ठीक, बस इतना सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। अब देखिए, लेप्टोस्पोरेंजिएट जो होता है जीवित फर्नों का एक समूह होता है जो कि हमने अभी बताया। ठीक है, और इतनी जो प्रजातियां होती हैं जितने भी पाए जाते हैं, तो ड्रायोप्टेरिस जो होता है, या सॉरी टेरोप्सिडा और पॉलीटॉप्सिडा जो होता है इसके अंतर्गत रखे जाते हैं जितने भी लेप्टोस्पोरेंजिएट होते हैं। तो 2 यहाँ पे सब फाइलम होते हैं उनके अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। पहला कौन सा था, टेरिडोप्सिडा, और दूसरा क्या होता है, पॉलीपोडियोसोप्सिडा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 2 सब फाइलम के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। अब देखिए, ड्रायोप्टेरिस तथा मार्सेलिया, ड्रायोप्टेरिस और मार्सेलिया जो होते हैं इन दोनों को लेप्टोस्पोरेंजिएट की स्थिति में देखा जाता है, लेकिन ड्रायोप्टेरिस को वास्तविक स्थलीय फर्न के नाम से जाना जाता है। इस हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ड्रायोप्टेरिस। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रायोफाइट, यानी निम्नलिखित में से कौन एक ब्रायोफाइट है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। तो आपकी स्क्रीन पे जो दिया है ना वो कॉमन नेम है और कॉमन नेम के हिसाब से ही आपको कैटेगराइज करना है। ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर बार आता है अलग अलग ऑप्शन के साथ में कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा जो है वो ब्रायोफाइट है। ठीक है, तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस आपके ऑप्शन बदले हुए हैं। तो इसे भी आपको एस्टेरिक मार्क कर लेना है क्योंकि ये भी आपके एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2015 में आ चुका है। ठीक है, तो इसे आप टीजीटी के लिए या फिर पीजीटी के लिए एस्टेरिक मार्क कर लें। चारों ऑप्शन देखिए आपकी स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है आपका आयरिस मॉस, ऑप्शन नंबर बी है बॉग मॉस, ऑप्शन नंबर सी है आपका रेंडियर मॉस और ऑप्शन नंबर डी है आपका क्लब मॉस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बॉग मॉस। ठीक है, तो बॉग मॉस को क्या कहा जाता है, टेरिडोफाइट, सॉरी ब्रायोफाइट। ठीक है, और आपको ब्रायोफाइट ही तो यहाँ पे कैटेगराइज करना था। ठीक है, तो स्फैग्नम जो होता है ना, स्फैग्नम को नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बॉग मास के नाम से जाना जाता है और ये एक ब्रायोफाइट होता है। तो स्फैग्नम की कुल यहाँ पे 300 जो होती है 35 प्रजातियों के करीब में है जो पाई जाती है। ठीक है, और ये ज़्यादातर दलदली और छिछले तालाबों में काफ़ी पाए जाते हैं और इन जितने भी दलदली एरिया है वहाँ पे मैक्सिमम ये उगते हैं। ठीक है, इसमें इसमें इसके मरने पर एक प्रकार का खास दलदल बनता है और जिसे पीट के नाम से भी जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपका इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर स्टोरेज रीजन। तो आपको 3 नाम दिए हैं आपकी स्क्रीन पे, रिक्सिया, मार्केंशिया और एंथोसेरॉस। ठीक, अब आपको ये बताना है कि इन तीनों पौधों में से ऐसा कौन सा है जिनके अपर सेक्शन में फोटोसिंथेटिक रीजन पाया जाता है और लोअर सेक्शन में लोअर जो रीजन होता है वो स्टोरेज रीजन होता है। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपने हमारी बॉटनी की सारी वीडियोस देखी हुई हैं जहाँ पर हमने ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, फंगस और एल्गी सबके बारे में डिटेल में स्ट्रक्चर किया है, सारी स्पीसीज अगर आपने रेगुलरली देखी है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है बॉटनी की प्लेलिस्ट तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। बॉटनी की प्लेलिस्ट में जाकर के टीजीटी के और पीजीटी के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जाकर के आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और मैं तो वैसे देखिए हमारे हिसाब से तो आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप एंड टाइम पे, क्योंकि टाइम उतना ज़्यादा बचा नहीं है, तो सिलेबस कंप्लीट करने की वजह आपको ये करना चाहिए कि क्वेश्चन आंसर या जो प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, तो इन सबको एक बार ही देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी मौका नहीं है सिलेबस कंप्लीट करने का। तो चलिए फिर से प्रश्नों पे लौटते हैं। तो प्रश्न है आपका, देखिए हिंदी में, थैलस निम्न में से किस में ऊपरी प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र तथा निचले संचयन क्षेत्र में विभाजित होता है। ठीक है, तीनों नाम देखिए, रिक्सिया, मार्केंशिया और एंथोसेरॉस। ठीक,
अब देखिए ऑप्शन आपके देख लीजिए कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1 2, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर 3 है आपका केवल 2 एंड 3 और ऑप्शन नंबर 3 है आपका 1 एंड 3 ओनली और लास्ट ऑप्शन है आपका 1 2 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिक्सिया। तो रिक्सिया ही एकमात्र ऐसा प्लांट है जिनके अंदर जो उसका आपने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा तो डिस्क शेप इस प्रकार नजर आता है। ठीक है, अपर सेक्शन जो है इसमें आपको छोटे छोटे चैम्बर्स दिखाई देते हैं जिनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है और एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं के अंदर ये क्या होता है आपका फोटोसिंथेटिक रीजन और इसमें बहुत ही ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं करीबन 2 लेयर्स में। ठीक है, और ये जो नीचे का सेक्शन है आपका ये होता है आपका स्टोरेज रीजन और नीचे की तरफ जो होता है यहाँ पे वेंट्रल सरफेस पे वेंट्रल सरफेस पे यहाँ पे पाए जाते हैं रूट्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के एग्जाम को लेकर इस प्रश्न को लेकर के। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय गैमे टेक्स प्लेस। ठीक है, तो गैमा के द्वारा जो वर्धी प्रजनन है वो किन में होता है तो आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बदला हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या है ये आप देख लीजिए और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। ठीक है, तो गैमा के द्वारा जो अलैंगिक प्रजनन है या वर्धी प्रजनन है इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चल एक बार क्वेश्चन देख लीजिए उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका क्वेश्चन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय गैमा टेक्स प्लेस, यानी कि गैमा द्वारा वर्धी प्रजनन किन में होता है। तो चारों ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है आपका रिक्सिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका मार्केंशिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका एंथोसेरॉस, ऑप्शन डी है आपका फिनारिया। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। अगला और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पूरी सीरीज में से मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसे आपको एस्ट्रिक मार्क करना है। ठीक है, क्यों एस्ट्रिक मार्क करना है? आपके जीआईसी के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ अगर आप किसी और एग्जामिनेशंस में भी अपेयर हो रहे हैं जैसे कि रेलवे वगैरह तो आपका जो एनटीपीसी का है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक नाम दिया हुआ है, किन का नाम दिया है? प्रोफेसर SR कश्यप का। ठीक, तो आपको बताना है कि प्रोफेसर SR कश्यप जो थे वो किस फील्ड के साथ में जुड़े हुए थे। ठीक है, तो देखिए चारों ऑप्शन आपका, तो चारों ऑप्शन में जो सबसे पहला ऑप्शन है आपका वो है माइकोलॉजिस्ट, यानी कि कवक विज्ञानी थे वो। ऑप्शन नंबर बी है आपका बायोलॉजिस्ट, ब्रायोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर बी है आपका जीवाश्म विज्ञानी यानी कि पहले बॉटनिस्ट और ऑप्शन नंबर डी है आपका एल्गोलॉजिस्ट यानी कि शैवाल विज्ञानी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आपके SR कश्यप थे वो क्या थे? ब्रायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इस क्वेश्चन को एस्टिक मार्क कर लीजिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के पर्पसेस से, आपके एग्जाम के पर्पसेस से। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो वेंटर इन आर्किगोनियम, यानी कि निम्नलिखित में से जो गोपक है वो किस में एब्सेंट होता है। ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ जो स्त्री घानी यानी कि आर्किगोनियम कहते हैं, स्त्री घानी के अंदर गोपक किसमें नहीं पाया जाता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका मार्सेलिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका रिक्सिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका मार्केंशिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका फिनारिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिक्सिया। तो रिक्सिया के अंदर क्या होता है? रिक्सिया के अंदर वेंटर नहीं पाया जाता, ये आपको बताना है। वेंटर मतलब वेंटर आपके आर्किगोनियम में नहीं पाया जाता है, तो उसके रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको ध्यान रखिए कि रिक्सिया में जो आर्किगोनियम होता है ना ये क्या है? फीमेल गैमेट। ठीक है, जबकि अन्य यहाँ पे जो 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं इनके अलावा ये तीनों, इन सभी के अंदर जो है वो क्या पाया जाता है? आर्किगोनियम, और उनके अंदर वेंटर पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए स्त्री घानी स्त्री घानी मादा जननांग है और प्रत्येक स्त्री घानी यानी कि आर्किगोनियम एक फ्लास्क के समान एक रचना होती है। देखिए इस प्रकार की फ्लास्क के समान एक रचना होती है, इसी के अंदर जो है आर्किगोनियम प्रेजेंट, यही होता है आपका आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक नेक कैनाल सेल होती है। ठीक है, फिर उसके अंदर पाया जाता है कवर सेल्स। ठीक, और इस तरीके से बिल्कुल आप सेंट्रल एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो एग है वो नज़र आएगा। ठीक है, जबकि वेंटर के बारे में बात करें तो वेंटर जो होता है इसके नीचे का फूला हुआ भाग होता है ये। ठीक है, ये आप देख रहे हैं वेंटर है। ठीक है, तो इसमें एक अंडघानी नलिका यानी कि वेंटर कैनाल सेल पाई जाती है और ये अंडाणु यानी कि ओवम जो होता है इसी में प्रेजेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो था इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका
एम्फीफ्लोइक जो सिफोनोस्टील है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए, सॉरी पहले हिंदी वर्जन देख लीजिए। तो हिंदी में आपका है उभय फ्लोएमी नाल रंभ किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका लाइकोपोडियम, ऑप्शन नंबर बी है आपका इफेड्रा, ऑप्शन नंबर सी है आपका सिलाजिनेला और ऑप्शन नंबर डी है आपका मार्सेलिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि मार्सेलिया। ठीक है, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि उभय फ्लोएमी नाल रंभ जिसे एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील कहते हैं। देखिए सिफोनो स्टील या कितने टाइप के स्टील होते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर, ये हमने काफ़ी डिटेल में सिर्फ एक वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है, जिनमें हमने सभी स्टील्स के बारे में डिस्कशन किया था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ब्लैक बॉटनी की जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस ग्रीन स्पोर्स यानी निम्नलिखित पौधों में से कौन हरा स्पोर पैदा करता है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सिलोटम, ऑप्शन नंबर बी है आपका लाइकोपोडियम, ऑप्शन नंबर सी है आपका जिक्सिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका इक्विसेटम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि इक्विसेटम। अच्छा, इक्विसेटम एक ऐसा पौधा है जो कि ग्रीन स्पोर्स पैदा करता है, ये तो आपको आंसर में पता चल गया। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है कि ये जब मैच्योर स्पोर हो जाते हैं तो इनके सेंट्रल एरिया में जो क्लोरोप्लास्ट है ये पाए जाते हैं। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट से मिलकर एक क्लोरोफिलस लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें जितने भी फोटोसिंथेटिक इवेंट्स हैं वो सभी परफॉर्म होते हैं और जिसमें 4 रिलेटर्स पाए जाते हैं। और रिलेटर्स क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। दैट मीन्स कि दे आर मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग। इसके साथ ही बीजाणु घानी जो है उसके फटने से स्पोर के डेहिसेंस होता है, डिस्पर्जल होता है, और यही जो होता है आगे चल करके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एक नए प्लांट के डेवलपमेंट में। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इन विच जीनस सीटा इलोंगेट्स अप टू 50 mm एंड बिकम्स ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट एट मेच्योरिटी, यानी किस जाति में सीटा परिपक्वता पर 50 mm तक लंबा एक लगभग पारदर्शी हो जाता है। चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका मार्केंशिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका पैलिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका फिनेरिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्फैग्नम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पैलिया के अंदर ब्राइफाइट जो होता है उसके पैलिया जो होता है एक ब्राइफाइट है और जिसमें स्पोरोफाइट अवस्था में फूट सीता तथा कैप्सूल जो होते हैं वह पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब ये मैच्योर हो जाता है तो 50 mm का इसमें एक लंबा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, सीटा। ठीक है, और ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जबकि जब ये पूर्ण विकसित हो जाता है तो इसके अंदर जो है वो तब स्पोरोफाइट का जो है वो जो अवस्था है वो पाई जाती है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्मॉलेस्ट एक्वाटिक फर्न ऑफन यूज एज बायो फर्टिलाइजर, यानी आपको उस स्मॉलेस्ट फर्न के बारे में बताना है जो कि बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। तो चारों ऑप्शन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका लाइकोपोडियम क्लेवेटम, ऑप्शन नंबर बी है आपका सिलाजिनेला रूपेस्ट्रिस, ऑप्शन नंबर सी है आपका आइसोइटस इंडिका और ऑप्शन नंबर डी है आपका एजोला पिन्नेटा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि एजोला पिन्नेटा। अब देखिए एजोला जो है आपका इक्वेटिक फर्न है जो कि यूज़ किया जाता है बायो फर्टिलाइजर की तरह पैडी फील्ड्स में, यानी जितने भी धान के खेत होते हैं इनके अंदर बायो फर्टिलाइजर की तरह एजोला को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद करिएगा कि एजोला जो होता है इसको जनरली मॉस्किटो फर्न के नाम से जाना जाता है जो कि मॉस्किटो कंट्रोलिंग के लिए यूज़ किया जाता है पैडी फील्ड के अंदर। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसे आपको एस्ट्रिक मार्क कर लेना है आपके टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, पॉलीस्टेलिक कंडीशन इज फाउंड इन व्हाट, यानी कि पॉलीस्टेलिक कंडीशन मतलब कि ऐसा स्टेम जिसके अंदर कई सारे स्टील जो है वो पाए जाते हैं। स्टील मतलब क्या होता है, सेंट्रल एरिया स्टेम का। ठीक है, तो पॉलीस्टेलिक कंडीशन है वो किस में पाए जाते हैं आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जीआईसी एलटी ग्रेड और पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और आपके यूपी पीसीएस में ऑलरेडी ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आपको एस्ट्रिक मार्क करना है। चलिए, पॉलीस्टेलिक कंडीशन जो है किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका लाइकोपोडियम, ऑप्शन नंबर बी है आपका सिलाजिनेला, ऑप्शन नंबर सी है आपका इक्विसेटम और ऑप्शन नंबर डी है आपका मार्सेलिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है दैट इज
पॉलीस्टाइलिक कंडीशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन जिसमें 12 से 16 के करीब में स्टील्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पाए जाते हैं आपके सिलाजिनेला लेविगेटा में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन द करेक्ट आंसर शुड बी सिलाजिनेला, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जाइलम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ जेनरा पोजेसेस वेसल। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जीनस है जो नीचे दिया हुआ है चारों ऑप्शन में, जिसके अंदर की वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जाइलम वेसल्स। तो चारों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आपका मार्सेलिया निक्विसेटम एंड टेरिडियम, और ऑप्शन नंबर बी है आपका मार्सेलिया एम्बोरेला टेरिस, ऑप्शन नंबर सी है आपका ट्राइकोडेंड्रॉन, और ऑप्शन नंबर सी में देखिए टेरिडियम, मार्सेलिया, और ऑप्शन नंबर डी में है आपका एम्बोरेला, ट्राइकोडेंड्रॉन और इक्विसेटम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मार्सेलिया, इक्विसेटम और टेरिडियम के अंदर जो है वो वेसल्स पाए जाते हैं जाइलम्स के, ठीक है। और इन जनरल अगर देखा जाए तो वेसल्स एब्सेंट होते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर, बट ऑल दीज वेसल्स आर फाउंड इन ऑल दीज ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबरकुले इन सिलाजिनेला रिप्रेजेंट्स द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट। यानी कि ट्यूबरकुले जो होता है सिलाजिनेला के स्टील में पाया जाता है, स्टेम में एक जो सेक्शन आपको नज़र आता है, तो वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, किसका रूपांतरण होता है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन में आपका सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पेरिसाइकिल, ऑप्शन नंबर बी है आपका फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका एंडोडर्मिस, ऑप्शन नंबर सी है आपका फ्लोएम और ऑप्शन नंबर डी है आपका जाइलम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंडोमिक्सिस। अब देखिए, ट्यूबरकुले जो होता है सिलाजिनेला के अंदर रिप्रेजेंट करता है मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोडर्मिस, ठीक है। और एंडोडर्मिस जो है ये सेल्स ऑफ ट्यूबरकुले होती हैं, ये रेडियली इलोंगेटेड होती है, यानी कुछ ये आपका स्टील का रीज़न है, ये एयर पॉकेट्स है, तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार से नज़र आती हैं क्या, ट्यूबरकुले की सेल्स, ठीक है। और आगे चल करके ये सेपरेट करती हैं क्या, ये जो एयर स्पेसेस होती हैं ना उन्हें सेपरेट करने का काम करती हैं, इसलिए इन्हें लैकुने कहा जाता है, जो कि एयर स्पेस होती हैं, और ये कहाँ होती है, ट्यूबरकुले के बिल्कुल साइड में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए। तो आज की सीरीज़ को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आज की सीरीज़ आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट ऐसा होता है जो कि आपको नहीं समझ में आया, और कोई ऐसा कंटेंट जो आपको नहीं मिला या आप नहीं पढ़ पाए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करने की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आज की सीरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें प्रोत्साहित करने के लिए एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय।